नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ज़माने में 3 बीमारियां लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। पहली होती है डायबिटीज़, यानी कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाना। दूसरी होती है हाइपरटेंशन, यानी कि बीपी का या ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। और तीसरी, जो कि सबसे ज़्यादा आजकल कॉमन हो गई है और हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में देखने को मिल रही है, वो होती है IBS की प्रॉब्लम, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। दोस्तों, जिन लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की शिकायत होती है उन्हें अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके इंटेस्टाइन को ट्रिगर कर सकता है, जिसके कारण आपको डायरिया की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा जो लोग कॉफी और चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं उन्हें भी इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कैफीन पाया जाता है जो कि एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है और कोलोन के मूवमेंट को बढ़ा देता है, जिसके कारण आपको बार बार फ्रेश होने जाना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, कार्बोनेटेड बेवरेजेस यानी कि पेप्सी, कोका कोला, सोडा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इरिटेट करती हैं और गैस फॉर्मेशन करती हैं। इसके अलावा इनमें पाया जाने वाला शुगर, कैफीन और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ये भी आपके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो सिम्टम्स होते हैं उनको ट्रिगर कर सकता है। बहुत सारे लोग जिन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स से प्रॉब्लम होती है उन्हें भी इसको अवॉइड करना चाहिए, खास तौर से वे लोग जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस की शिकायत होती है। उन लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स से बचने के लिए बहुत कम मात्रा में दूध, पनीर, इन सारी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, ड्राई फ्रूट, बेरीज और वे फल जिनके अंदर पल्प ज़्यादा होता है, बीज बहुत ज़्यादा होते हैं, चूंकि उनके अंदर हाई फाइबर्स होते हैं, इसलिए उनको भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स से बचने के लिए अवॉइड करना चाहिए। वे खाद्य पदार्थ जिनमें कि सल्फर और सल्फेट जैसे कंटेन्स होते हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि बियर हो सकता है, वाइन हो सकती है, कुछ जूसेस होते हैं, डेयरी मिल्क होता है, एग्स होते हैं, चीज होते हैं, इन सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की शिकायत होती है उन्हें मांस का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मांस खाने से उन्हें के सिम्टम्स में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा उसके अंदर जो एक्स्ट्रा फैट पाया जाता है वो हो सकता है कि आपकी बॉडी में पूरी तरह एब्जॉर्ब ना हो, जिसके कारण आपके सिम्टम्स जो हैं वो ज्यादा खराब हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की शिकायत है उन्हें पॉपकॉर्न भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये एक हाई फाइबर वाला बल्की फूड होता है, जिसके कारण ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और हो सकता है कि इसके कारण आपको डायरिया देखने को मिल जाए। इसलिए इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, चॉकलेट का सेवन भी नहीं करना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इनमें शुगर बहुत ज़्यादा होता है, कैफीन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये सारी चीज़ें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को स्टिमुलेट कर सकती हैं, इरिटेट कर सकती हैं, इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अब ये जो IBS होता है, इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की बड़ी आंत के कुछ हिस्सों में सूजन आ जाती है और उस सूजन के कारण उसके शरीर में विभिन्न लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेट दर्द होना, पेट में मरोड़ पड़ना, रात के समय पेट में दर्द ज्यादा हो जाना, वजन व्यक्ति का कम होने लगना, पेट फूला हुआ महसूस होना, बहुत ज्यादा गैस बनना, कभी कभी उसको दस्त हो जाना और कभी कभी उसको कब्ज हो जाना। इस तरह के जो लक्षण हैं वो देखने को मिलते हैं। अब इन सब समस्याओं के कारण व्यक्ति खाना पीना बहुत कम कर देता है और जिसके कारण उसको वेट लॉस होने लगता है, यानी कि उसका वजन जो है वो कम होने लगता है। कभी कभी जब IBS के सिम्टम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तब पेशेंट को रेक्टल ब्लीडिंग होने लगती है, यानी कि मलाशय से लैट्रिन करने के रास्ते से खून आने लगता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये IBS के सिम्टम होते हैं। इसी से मिलती जुलती 2 बीमारियां और होती हैं जिन्हें कि क्रॉन्स डिसीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा जाता है। तो क्रॉन्स डिसीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी गंभीरता तो नहीं होती है IBS में, क्योंकि क्रॉन्स डिसीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज्यादातर जो है लंबे समय में कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। IBS में कैंसर होने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। यदि हम IBS के कारणों की बात करें तो इसके बहुत सारे रीजन लोगों में देखने को मिलते हैं। कई लोगों को खाने पीने की किसी चीज से एलर्जी होती है, जैसे कई लोगों को पत्ता गोभी सूट नहीं करती, वो पत्ता गोभी खाते हैं उनको लूज मोशन होने लगते हैं, पेट उनका दुखने लगता है। कई लोगों को रोटी हजम नहीं होती है, कई लोगों को दूध से प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से खाने पीने की चीजों से भी IBS के जो सिम्टम होते हैं वो शरीर में आने लगते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है स्ट्रेस, यानी कि तनाव।
जिन लोगों को आईबीएस की प्रॉब्लम काफी लंबे समय से है, एक स्टडी में, एक रिसर्च में यह पता चला है कि तनाव के कारण उनके आईबीएस के जो सिम्टम हैं वो पूरी तरह से दवाइयों का इस्तेमाल करने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो तनाव भी आईबीएस के सिम्टम को बढ़ाता है। इसमें अगला होता है हार्मोनल। बहुत रिसर्च इस पे किए गए हैं आईबीएस पे, और इसमें यह पता चला है कि महिलाओं में आईबीएस के सिम्टम ज्यादा होते हैं पुरुषों की बजाय। और इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। कई लोगों को पेट संबंधी कोई बीमारियां जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह बार बार हुआ है, या उन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा में पेन किलर्स किसी बीमारी को ठीक करने के लिए खाए हैं, या फिर उनको पहले कभी बहुत ज्यादा लूज मोशन हुए थे और लूज मोशन को ठीक करने के लिए उन्होंने लोपेरामाइड जैसी कोई दवाइयां खाई हैं। तो इन सारी चीजों के कारण आईबीएस जो है वो व्यक्ति के शरीर में आ जाता है और फिर व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के सिम्टम आने लगते हैं। अब बहुत सारे लोग इसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही हैं जो आईबीएस से पूरी तरह हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो पाते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे कि अर्जेंटम नाइट्रिकम है, गंबोजिया है, सल्फर है, ग्रेफाइटिस है, लाइकोपोडियम है, पल्सिटिला है। बहुत सारी दवाएं हैं जो कि आईबीएस के सिम्टम को ठीक करने की क्षमता रखती हैं पेशेंट के मेंटल और फिजिकल सिम्टम के बेसिस पे। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताता हूं जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। लगभग हर पेशेंट पे इसका जो रिजल्ट है वो 80 to 90% देखने को मिलता है। इसके साथ में यदि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी ले ली जाए तो फिर पेशेंट पूरी तरह ठीक भी हो जाता है। इस कॉम्बिनेशन में आपको दोस्तों 3 मेडिसिन लेके आना है। पहली मेडिसिन होगी पोडोफाइलम, दूसरी मेडिसिन होगी एस्फिटिडा और तीसरी मेडिसिन होगी मर्कसॉल। पोडोफाइलम की 30 पोटेंसी लेके आना है और 30 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को 1 महीने तक पेशेंट को सीधे जीभ पे रख के दे सकते हैं। यदि टेस्ट उसको अच्छा नहीं लगता तो पानी में मिला के भी दिया जा सकता है। 1 चम्मच 2 चम्मच पानी सफिशिएंट होगा। मर्कसॉल की भी 30 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को ठीक उसी तरह देना है जैसे पोडोफाइलम में बताया है। पानी में मिला के भी दे सकते हैं, डायरेक्ट जीभ पे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरी मेडिसिन एस्फिटिडा को भी 30 पोटेंसी में लेके आना है और 30 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम को एस्फिटिडा की पेशेंट को देना है। इन तीनों दवाओं को देते समय यह याद रखना है कि दवा देने के 15-20 मिनट पहले से 15-20 मिनट बाद तक मरीज ने कुछ खाया ना हो और तीनों दवाओं में कम से कम 5-5 मिनट का अंतर रखना है। ऐसा नहीं करना कि एक ही चम्मच पानी में आपने तीनों दवाएं मिला ली और मरीज को पिला दिया, ऐसा कभी नहीं करना है। पहले आप उसे पोडोफाइलम दे दीजिए, उसके बाद मर्कसॉल दे दीजिए, उसके बाद आप उसको एस्फिटिडा दे दीजिए। इन तीनों दवाओं का इस्तेमाल दोस्तों कम से कम 1 महीने तक करें। उससे जो पेशेंट के सिम्टम है आईबीएस के वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे और पेशेंट को काफी रिलीफ इसमें मिलने लगेगा। ये जो दवाएं हैं ये आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको डायरिया की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा जो लोग कॉफ़ी और चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं उन्हें भी इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कैफीन पाया जाता है जो कि एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है और कोलोन के मूवमेंट को बढ़ा देता है, जिसके कारण आपको बार बार फ्रेश होने जाना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों कार्बोनेटेड बेवरेजेस यानी कि पेप्सी, कोका कोला, सोडा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इरिटेट करती हैं और गैस फॉर्मेशन करती हैं। इसके अलावा इनमें पाया जाने वाला शुगर, कैफीन और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ये भी आपके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो सिम्टम्स होते हैं उनको ट्रिगर कर सकता है। बहुत सारे लोग जिन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स से प्रॉब्लम होती है उन्हें भी इसको अवॉइड करना चाहिए, खास तौर से वे लोग जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस की शिकायत होती है। उन लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स से बचने के लिए बहुत कम मात्रा में दूध, पनीर, इन सारी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ड्राई फ्रूट, बेरीज और वे फल जिनके अंदर पल्प ज़्यादा होता है, बीज बहुत ज़्यादा होते हैं, चूंकि उनके अंदर हाई फाइबर्स होते हैं इसलिए उनको भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स से बचने के लिए अवॉइड करना चाहिए। वे खाद्य पदार्थ जिनमें कि सल्फर और सल्फेट जैसे
कंटेन्स होते हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि बियर हो सकता है, वाइन हो सकती है, कुछ जूसेस होते हैं, डेयरी मिल्क होता है, एग्स होते हैं, चीज होते हैं, इन सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की शिकायत होती है उन्हें मांस का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मांस खाने से उन्हें के सिम्टम्स में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा उसके अंदर जो एक्स्ट्रा फैट पाया जाता है वो हो सकता है कि आपकी बॉडी में पूरी तरह एब्जॉर्ब ना